लॉजिस्टिक सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें आप डिसइंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड दोनों तरह का स्किलिंग चाहिए। 90s जो या उससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग नेशन का साइन डिटोरिएट हुआ हमारा, और हम सर्विस ओरिएंटेशन हुआ, और आज फिर मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमें फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनने की जरूरत पड़ रही है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए। See, India is a populous country. We have a very large young generation who is looking for job, and the manufacturing is the biggest sector which can provide you all kind of jobs. कि हमें दोबारा अगर मेक इन इंडिया को सक्सेस करना है तो IR इज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं HR प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए? The work culture and the change management, these are the two things which are the forte of a industrial relation professional. स्किल गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रिकमेंडेशंस है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के HR प्रोफेशनल्स को? First thing is that you should know your industry, you should know your process. Even if I was an HR person, for 6 months I was deployed within factory. तो स्किलिंग का जो फैक्टर है इसमें लोडर का स्किल हो गया, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। पैकर्स का स्किल हो गया, जिसके बिना लॉजिस्टिक सेक्टर चल ही नहीं सकता है। कि सफल होना बहुत ज़रूरी नहीं है, सार्थकता के साथ सफलता चाहिए। एक सफलता मेटेरियलिस्टिक है, दूसरा सफलता वर्शिप्ड। आज रतन टाटा इज अ वर्शिप सक्सेसफुल मैन। द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर एज अ कॉर्पोरेट वी आर प्रिपेयर्ड टू डू बिजनेस विद अ ह्यूमन फेस। नमस्कार दोस्तों, तो लॉजिस्टिक शक्ति के पॉडकास्ट सीरीज़ में हम, जैसे कि हमारा आपको प्रॉमिस है, टू ब्रिंग यू one of the most eminent personalities of logistics industries related with the staffing and HR leaders, business leaders, different kind of consultants और academia और government bodies से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले 10 एपिसोड का एक सीज़न 2 स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिस्टिक शक्ति पॉडकास्ट चैनल का, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का क्या सिचुएशन है कंट्री में, हमारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किस तरीके के चैलेंजेस हैं, और उनसे रिलेटेड किस तरीके के सॉल्यूशंस फर्दर हो सकते हैं। चैलेंजेस और मे बी ए सोल्यूशन रिलेटेड टू अ टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन से, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन से, हमारे वर्कफोर्स के ऊपर, जैसे कि अभी AI का एक नया ट्रेंड है और AI का अडॉप्टेशन है अपने आप में, और AI को लेके बहुत सारा फियर भी है। तो उसका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स के ऊपर क्या है, हमारे कंट्री के ऊपर क्या है, हमारे वर्कफोर्स के ऊपर क्या है, और किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला है या हो रहा है, उसको लेके हम लगातार अगले 10 एपिसोड में इंडिया की बहुत सारी ऐसी हस्तियों के साथ में आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो इसी सीरीज़ में मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ श्री राजीव भारद्वाज जी से, जो कॉनकॉर, जो नवरत्ना ग्रुप कंपनी है, हमारी PSU है, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और HR फंक्शन को लीड करते हैं। और HR फंक्शन में हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्तियों में उनका नाम काउंट होता है। बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे अचीवमेंट HR को लेके उनके नाम में ऑलरेडी उनको मिले हुए हैं। इससे पहले और भी बड़ी कंपनी जहाँ पे जिसके फाउंडर मेंबर वो रहे हैं, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी का जो अनदर PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और उससे पहले वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत लीडिंग पोजीशंस में उन्होंने काम किया है। अपार्ट फ्रॉम HR, लीगल उनका एक बहुत पैशन है और सोशली बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, और एज ए बिजनेस लीडर, एज ए प्रोफेशनल ऑफ द HR और द लीगल बैकग्राउंड, वो कंटिन्यूसली बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उनकी अपनी एक राय रहती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा वो हमारे को मेंटरशिप करते रहते हैं और उनके बहुत सारे आइडियाज़ के थ्रू
हम लोग लॉजिस्टिक शक्ति में इम्प्लीमेंट करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे फर्दर और डिले नहीं करते, आपको फिर इंट्रोड्यूस कराता हूँ श्री राजीव सर से। सो गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Amit. थैंक यू फॉर योर टाइम। सो Wonderful for giving me this opportunity. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करेंगे आपसे, जो डिस्कशन हमारा रहेगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन उससे पहले हम समझना चाहते हैं कि जो आपने सक्सेस लिया है, उस सक्सेस के पीछे कितना हार्डवर्क रहा और कैसे रहा, उससे हमारे ऑडियंस कितना इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में ज़रूर बताइए सर। Amit, I belong to a very humble background, a modest, humble background. बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बियॉन्ड माई फादर वी बिलोंग टू अ फार्मिंग फैमिली. So we have agricultural background. My father generation, they came into education, and he was engaged as a academician also. Later on, he shifted with a very prominent public sector, that is Indian Oil Corporation, and I was born and brought up within that culture. फार्मिंग बैकग्राउंड है आपका? हाँ. फैमिली का एक किसान फैमिली का एक So बैकग्राउंड है। I have a natural upbringing within the public sector culture. ओके। Because I was born in a IUC township, everything I went through my primary and secondary education within that township. कहाँ पड़ता सर? Yeah, it was Barauni Refinery Township. It was district Begusarai. कंबाइंड आज के दिन में झारखंड में है? नहीं, No, बिहार it में? is still Bihar. Bihar. It very industrialized district, one of the most industrialized district of Bihar. बेगूसराय। Begusarai. That is Barauni industrial area, and everything is there. So Barauni Refinery is there. Now there was a Barauni fertilizer was there, Barauni thermal power was there, which is right now with NTPC. I'm born and brought up in an industrialized environment. राइट। So there is a natural instinct towards the corporate. So this is how I started thinking that this is the world where you can excel. And that is how after I did my post-graduation MBA, that also from Bihar. And then I started giving competitions in all the public sector as a management trainee, executive trainees. And finally I got a break as a management trainee with Cement Corporation of India. सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया से शुरुआत हुई। हाँ, Cement Corporation of India. So I was there, and it was a very good training, I can tell you, because at the training stage, the biggest thing that they inculcate कि what an officer in an industry should have a officer-like qualities. So ऑफिसर इन इंडस्ट्री शुड हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। So that was the basic of that management trainee's 1-year training program. So in that thing, the first thing is that you should know your industry, you should know your process. Even if I was an HR person, for 6 months I was deployed within the factory राइट। and round the clock in different shifts. So that give you the feel of how the industry works, how your employee is engaged, what is their real problem, what is the work situation. And then only when you sit in the background as a policy manager or the implementing the policies, you have the knack of knowing the real pain area of the workers. राइट। So that basic training at that time, even I had that training at Nayagon Cement Factory, that is at Nimach in Madhya Pradesh. Then at Adilabad Cement Factory at that time of Andhra Pradesh, right now Telangana. So these were the areas where I was posted. From there, I was picked up, and then again किस ईयर का बात होगा सर ये? 1990 1990 आपका स्टार्ट हुआ एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। as a management trainees. हाँ। And then in 1994, I left Cement Corporation of India to join another sunrise company. It was at a formative stage, that is the Cement Container Corporation of India Limited. अच्छा, ये So- कंटेनर कॉर्पोरेट 94 में आप आ गए? हाँ, in 1994. And from 1994, you see, I made it as my parent department, what you call it. And from here, I went at a different places to have a variety of experience. So I worked as an officer on a special duty to a cabinet minister for some तो time. कॉनकॉर में आप 94 में थे सर? Yeah. और तो आपने काफ़ी
स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करा, किस पोजीशन से स्टार्ट I started as an assistant manager in E2 grade, अच्छा। what we call in PSU. किस फंक्शन में सर? I was in personal administration. अच्छा, P&A, तो हाँ, उस टाइम में मैंने P&A बोलते थे, P&A आज के बोलते दिन में थे। HR। Now, HR has a very big transformation. You see, this is the packaging of the trade. जी, The basic concept of human resource management, it started as a labor and welfare officer लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर। in the country. And if you see the basic intent and the purpose of HR is still welfare. यस, And labor means industrial relation. So these are the two keywords which of the time, because of the changing economic scenario within the country, if you see, after the mid-80s and say during the 90s, India lost its scene as a manufacturing nation. इंडिया Lost its sign as a Okay. manufacturing nation. मैन्युफैक्चरिंग साइन, हाँ, What you see, all the textile industry closed, all major industry closed. So we and because of this transition in the things, and what has happened, without much government support, one of the biggest achievement of this country was that by way of service, we can only call it a service and intellectual organization, knowledge-based industry, that is computerization. राइट, IT and ITS boom has helped India to retain its economics position, और मे बी हाँ, एम्प्लॉयमेंट employment situation. Situation. So from manufacturing, it shifted to a service-oriented, predominantly a service-oriented Economy. industry economy. So because of this transition, HR also transformed. So say labor and welfare concept changed to human resource development. Earlier we used to say human resource development. Then we replaced development with human resource management. Now ये आपकी पर्सनल जर्नी के बीच में ये क्वेश्चन और आ रहा है सर मेरे भी दिमाग में। 90s जो या उससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग नेशन का साइन डिटोरिएट हुआ हमारा, और हम सर्विस ओरिएंटेशन हुआ, और आज फिर मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमें फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनने की ज़रूरत पड़ रही है या ज़रूरत है। see, India is a populous country. We have a very large young generation who is looking for job. And the manufacturing is the biggest sector which can provide you all kind of jobs. So if you see for the last 1 decade, we have developed as a on the economic factors. If you take all the economic parameters, we have become. Yes, we are developing continuously. But at the same time, right now, this country is facing the biggest unemployment scenario. Yes. So that is why the expert says that this is a jobless growth. I am not an expert to quantify or say substantiate whether they are correct or wrong, but we also have a feel. Right now, the vacancy, if you put any vacancy, the number of applicants which we see, the kind of rumors in the market, the kind of job pressures in the market, it gives a feel that number of unemployment has grown. And it is the manufacturing sector which can accommodate the varieties of different kind of person with skills. And that is why the manufacturing should be given a priority, and it is on the first priority list of the government as on date. Correct. There comes the role of a professional HR. So the labor and IR to HR transformation. Now again you are going back to HR. हाँ. You are again going back to HR, industrial relations. Industrial relations. What has happened? If you ask the industrial relation expert, why this HR industrial relation should be on the top of the mind of the promoters. Promoters, when I say promoters, the person who gives the founder of the things and is creating a business. Yes. So you cannot take any labor or any workforce for granted. The problem in the industry, in any industry, is that everybody wants a trained manpower without any investment. And when they come, so because of the poor management, poor wages, poor progression, I'm using the word deliberately poor. Right. One wrong engagement is your future industrial relation problem.
Now, during the late 80s and the mid 90s, if you see, why industrial relation has failed? Because it was taken away from the professional practitioner of HR and it was being treated as a law and order problem. For every labor problem, there was a police intervention, there was a government intervention. 80s की जो मूवी देखते हैं हाँ, unionized, हाँ, वो आप देख लें उसको. तो अगर आप लेबर को पुलिस से हैंडल करवाएंगे, अपने फैक्ट्री के अंदर के सिनेरियो को पुलिसिंग करेंगे, then manufacturing, then professionalism is lost. So it is a ruthless management. So from management you have shifted to ruthless administration. तो उसका रिएक्शन होगा. So there is no connect at the human level. हाँ, number one. Number two, industrial relation, where there is rarely any organization recognizes industrial relation as a cost center. So when I got an opportunity in 1994 to present a paper of having a best industrial relation nomination with All India Organization of Employers, it is a body of FICCI. So they have an annual Best Industrial Relation Award. So in 1994, from Cement Corporation of India, I made this thing. A research work was done. There is a triangular relationship between in the industrial relation. That is government, that is external environment, employee and employer. Normally, everybody thinks it is employee and employer. You forget that there is a society which is governing your relationship. And that society has a multiple factor of administration. One is the government, another what you call it politicians. So if there is a large number of workers, citizens are involved, politician will be engaged. So you cannot Avoid that situation. You cannot avoid. You have to imbibe that situation. You have to factor that situation, number one. Number two, you have to treat industrial relation as your cost center. I'm giving you two live examples. In today's newspaper, you see Samsung, because it is a multinational listed company, very, very transparent company. They have agreed today in the newspaper that this industrial relation problem, that a strike which went on in Chennai, it has costed $10 million for them today. So that is the IR cost. $10 million. If you see, I'm forgetting the name of the first manufacturer of Apple phone. Foxconn and this. No, Foxconn, it was... Foxconn has taken over that company. First of all, that company, there was a major contract labor. Correct. This thing. So they came on record telling that we have a loss of 400 crores. So these were the mismanaged industrial relation. So these are purely managerial fault and unprofessional industrial relation scenario. So once you are again coming back to manufacturing, the whole academic MBA program, industrial relation program should again equip themselves for that glory. When it was at one time, it was known as social and welfare, MSW की पढ़ाई जो होती थी, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, उसमें आयर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता था. हाँ, उसमें आयर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता था. अब के जितने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई HR इंटरवेंशनल जो है, वो HR इंटरवेंशनल टूल्स पे ज़्यादा पढ़ाई हो रही है. दे आर फोकसिंग ऑन मोटिवेशन, मोरल, engagement, and HR interventional tools, psychometric test, survey analysis, psychological health of the organization. So right now our focus, because these are the factors which matters for any service industry. But largely the white collar kind of engagement, knowledge workers, what you call it, at that level, because they silently live, because they have ability to get multiple employment. So those employers are more engaged. They want their employee engaged. They want them retained, employee retention and all this thing. But where there is a rule-based job, I'm telling rule-based job, when there is an assembling line. So every day they are doing the same kind of job. Number of workers are more. Productivity linked in a tangible product, which is seen in the market in a competitive manner. Very important. So in those industry, the employer and employee relationships have a two factor. One, a statutory regulations, another, voluntary best practices. So this is how the industry is guided. Right. So probably this question we have jumped from, a very, very interesting discussion has come. We were talking about 80s, 90s manufacturing based, HR function or the IR and the personal administration function. Then we talked about the
technology has evolved and service industry of IT and IT is evolved in India. So HR function has transformed to, IR and the HR, the P&A transformed to the HR. So actually we were there in 94 of your personal journey. तो हम लोग आपकी personal journey complete करते हैं and then again we'll come back on this topic which is very very pertinent in today's manufacturing based HR. So आपका personal journey जरा complete कराइए. हाँ, तो वहाँ से 94 से I was and I am with Container Corporation of India. In between, I went as a officer on a special duty to a cabinet minister in Ministry of Health. And after that, I went into the board of Solar Energy Corporation of India. I was there for 5 years as a director HR. Unfortunately, that company has also become Navratna now. So it has gone into an exponential growth. So I am very proud to be a member of a startup government company. Both have become Navratna. And both have, as on date, is occupying one of the best happening space in the industry. Correct. So logistics and renewable energy. Renewable energy both. Sustainability, what you call it. Right. So that is how, and then again I came back to Container Corporation of India in 2018 and I'm continuing. So that's your second inning and second time you were... And right now I'm Executive Director HR and MIS because system development and IT intervention is one of my passion. So I'm happy. So किस चीज़ को क्रेडिट देते हैं सर आपकी ये सक्सेस का? See, I am a person who's, as I can tell you, I'm a man of facts. Man of facts. So if anybody can tell me many things, but I only believe the things when I correlate certain facts on my own. So I have a knack of, or say, habit of going very deep. Attention to detailing. And detailing. So when these things has contributed in building up my knowledge base. So this knowledge is my strength also. And sometimes it's my weaknesses when it unknowingly and knowingly, largely unknowingly, with my knowledge I offend many of my seniors also. Many times diplomatically may not correct. So that is my strength and weaknesses I'm telling you. Right. So my weaknesses is that when I share that knowledge, so I may not be very articulate at that point of time. Correct. I may be correct, but my project... Actually correct, politically may not be correct. Diplomatically may not be correct. Correct. So, but in the long run, I have seen that I have succeeded. Matters. I have succeeded. Yes. That's more important. That is the thing. So, short-term goal versus long-term goal. So, इसको एक ने कहा कि सफलता जो मेन वर्ड जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है किसी बड़े बुजुर्ग आदमी से हमने सुना था कि सफल होना बहुत जरूरी नहीं है, सार्थकता के साथ सफलता चाहिए. सफल होना जरूरी नहीं है, सार्थकता के साथ सफलता की जरूरत है. क्या फर्क है सार्थकता के साथ सफलता और ओनली सफलता में? आपको मैं एक चीज बताता हूँ. इसका एग्जाम्पल जब मैंने ये पूछा तो उस आदमी ने मुझे बताया कि आज के तारीख में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है इस देश में. वो बड़े नए उसी वक्त अपॉइंटमेंट हुआ था. आप मुझे एक व्यक्ति बता दो जो बाजार में जाके ये फोटो खोज रहा हो कि भाई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, उसका मुझे एक फोटो दो जो मुझे घर पे लगाना है. का एक आदमी मुझे बाजार में दिखा दो. नहीं मिलेगा. नहीं मिला. आप किसका फोटो ढूंढते हैं बाजार में कि ये फोटो लें और मैं लगा लूं? वो भी सफल आदमी है, ये भी सफल आदमी है. मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने मैसेज आपको दे दिया. सफलता वो भी है जो पद के साथ है. हाँ, और पद के जाने के पद पर रहते हुए भी कोई आपको नहीं पूछ रहा है, जिसको आपसे मतलब है केवल वही पूछेगा. राइट. हाँ, और एक सफल आदमी वो है जो समाज में बहुत कुछ करके चला गया, जिसको आज भी लोग पूजनीय मानते हैं. Right. एक सफलता मेटेरियलिस्टिक है, दूसरा सफलता वर्शिप्ड है. तो सार्थकता के साथ सफलता का मतलब है वर्शिप्ड वाला. तो वो इंडस्ट्री में भी होता है. इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट्स, आज रतन टाटा इज अ वर्शिप्ड, आई एम नेमिंग हिम, ही इज अ वर्शिप सक्सेसफुल मैन. उससे बड़े बिजनेसमैन है इस कंट्री में, उसको वर्शिप नहीं कर रहा है. यस. मैंने रतन टाटा का ही एक कोट पढ़ रहा था, जस्ट 2 दिन पहले ही पढ़ा है. द सक्सेस कमिंग थ्रू अ रुथलेसनेस ही कैन ओनली एडमायर, कैन नॉट रिस्पेक्ट.
If success is coming through the relationship and the more harmony, then it is admired and respected both. See what had happens in corporate. We are here, we are talking. In corporate, there is a term cutthroat competition. The word is negative. You have to cut the throat. So, and what is दूसरा वर्ड वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ. सो थ्रू कट थ्रोट कंपटीशन यू वांट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ. आपकी आउटलुक बड़ी लिमिटेड है. हाँ, तो वहाँ पे सक्सेस के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए आप प्रॉफिटियरिंग इज योर मोटिव. सो उसमें जहाँ पे हम विजन लूज कर जाते हैं तो वहाँ पे जाके फिर वो तो बस प्रॉफिटेबिलिटी को ही हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गया, ये हो गया, वो हो गया. मैं 2007 में एक एम्प्लॉयर डेलीगेशंस के साथ मैं जापान गया था. तो वी वर 14 की ग्रुप थी हमारी. उसमें हम लोग 2 आदमी पब्लिक सेक्टर से थे और बाकी सारे लोग प्राइवेट से थे. और उस वक्त ये रिजिड लेबर लॉज इन इंडिया का बहुत बड़ा कंसेप्ट वहाँ पे चल रहा था. जितने भी फॉरेन नेशनल्स आते थे कंट्री में, कोई भी मल्टीनेशनल कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाता है, तो जैसे within this geography it is very the decision making is very rigid and the labor law is very rigid. So वहाँ का बिजनेस फेडरेशन के साथ हम लोग का इंटरेक्शन हो रहा था एंड दे पुट दिस क्वेश्चन टू अस. हमारे 14 तो मेरे 14 में से 5 मेंबर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते थे जी, दे ऑल्सो एग्रीड कि हाँ द लेबर लॉज आर रिजिड एंड आई बिकेम अनकम्फर्टेबल. हाँ, सो आफ्टर आई टुक माई चांस. And then I said, I only said 3 things. See, India is also a founder member of ILO. All Indian labor laws are predominantly guided by the ILO resolutions. International Labor Organization. Organization. Yeah. All developed nation is also part of the ILO. Japan is also part of the ILO. So, why not Japan helps us in creating my labor laws in accordance with their labor laws? So we also aspire to become a developed nation. Right. And we also aspire to want to have a very developed HR policy and labor laws. So the basic question is whether as a corporate we are prepared to do business with a human face. Okay. So if for the same kind of industry, what is the best practices in Japan? Let Japan help India also to bring that best practices in India for the same manufacturing process. Now the question arises, whenever you discuss, so they will say, if the labor cost, if this cost is going to increase, so we cannot be competitive. So immediately you come to the competitiveness. So competitiveness means men, material and machine. Men, material, machine. So material and machine you cannot exploit. उसका जो भी cost fix हो गया. You can only exploit the man. So by basic human nature you become exploitative towards the men. Labor को ही exploit कर सकते हैं. And then you want to cut everything over there to become competitive. So it's a mindset problem. तो मैंने उसके बाद एक स्टडी करना शुरू किया. Why certain public sector is not competitive. When we say it is not competitive, खासकर engineering sector में, if you see all the heavy engineering sector in this country has lost even in public sector. Almost majority of them is closed now. Some of them which are existing is being told it is not competitive. Nowadays everything is on the website. You take their annual report. You see the number of manpower on that date and total manpower cost. Divide it, what is 1 unit manpower cost of that industry, compare it with the multinational. Say for example, Alstom is a electrical engineering, heavy engineering organization which is existing in India also as an Indian company. There is another PSU which is competing with Alstom. Now you see the manpower cost. The manpower cost between the two companies differs more than 20 to 40% in majority of the organization. All the PSUs which are not doing well, if you compare their cost with the private sector multinational company, their manpower cost difference is between 20 to 40% higher. किधर ज़्यादा है? PSU में. PSU में cost ज़्यादा है. ज़्यादा है.
And what is the market perception? People in private sector are better paid. Okay. This is the market perception. So because their productivity is very high. So individually, if you go individually, so they are very highly paid, highly productive. यूनिट वाइज कॉस्ट ज़्यादा है या ओवरऑल देखिए- परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट? देखिए इसमें सीधी सी बात है ना, जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है उसमें तो टोटल मैन पावर कॉस्ट लिखा रहता है. अब वो मैं उसको यूनिट वाइज नहीं होता है. करेक्ट. टोटल मैन पावर का डिटेल दिया होता है. तो आप टोटल मैन पावर कॉस्ट डिवाइडेड बाय मैन पावर इज द यूनिट कॉस्ट. बड़ा सिंपल अर्थमेटिक है. हाँ, रेवेन्यू पर पर्सन. तो रेवेन्यू पर्पज, व्हाट इज योर कॉस्ट एंड व्हाट इज द रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग. करेक्ट. So nobody is if you see in such type of organization, there are very few who wants to take on this. Because in some of the interview at the apex level, in one or two company, when I explained this thing, so some of the members in the committee, they appreciated it, but the chief executive was sitting over there, he felt offended. Yes. But these are very harsh realities. Yes. So how do you accept it? These are the challenges. So manpower productivity, being in human resource. So I gave you the two things: how you can quantify your manpower productivity, and the biggest thing at the lower level, how industrial relation can be a cost center. तो सर बेसिकली जो 80s 90s और उससे बियॉन्ड प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस डिकेड्स में अगर हम जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, एंड अगेन हमारा जो 2000 और 2010 तक में भी जो अनदर 20 ईयर्स का डिकेड, दो के 3 डिकेड हमारा कंप्यूटर बेस्ड या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बिल्डअप हो रहा है. और आज की डेट में दोनों इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए. वी हैव टू कंटिन्यू टू डू इन अ सर्विस सेक्टर में अच्छा करना या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में अच्छा करना, पैरेलली बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी को बिल्ड करना. तो इस पे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं सर कि HR ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे अभी आपने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट को टच करा ही है कि हमें दोबारा अगर मेक इन इंडिया को सक्सेस करना है तो IR इज़ बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं HR प्रोफेशनल्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द ह्यूमन हु रिमेन हाईली प्रोडक्टिव और नीड टू बी प्रोडक्टिव फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग? सी, कल्चर बिल्डिंग जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, the work culture and the change management, these are the two things which are the forte of an industrial relation professional. Work culture and change management. Building a work culture and bringing a change, whatever change you want to bring. These are the two things which are the forte of the HR professional. आप इसको बोल सकते हैं. Now where we are lacking, see all the curriculum of MBA as on date, they focus less on labor laws and industrial relation. Number one. So it has to go back. MSW वाले जमाने में जाइए, उसकी प्रोफेशनल पढ़ाई एंड केस स्टडीज पर फोकस आपको वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, एकेडमिक्स में भी, when you are building up that talent, academic talent within the institution. And when this talent is taken within the organization, जिस इंडस्ट्री में आप वर्क सिनेरियो में लेके आते हैं, then there has to be a very strong, deep commitment from the top management. That is, if you see for industrial relation aspect, or for that matter for HR aspect, that commitment in majority of the organization is missing. Commitment towards? HR professionals means के IR एज ए आपने वो एक इंजीनियर लगा रखा जो ऑपरेशन में लगा हुआ है, आपने एक मार्केटिंग का बंदा लगा रखा जो मार्केटिंग में लगा हुआ है. आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले उसका रिपोर्टिंग लेते हैं, हाँ, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू. आप उसको तुरंत कॉस्ट से रेवेन्यू से जनरेट करते हैं. यहाँ पे जो मैं बताया, इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, IR एज अ कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे डिफर्ड कॉस्ट है. सो इफ एनी इग्नोरेंस ऑन अ रियल टाइम बेसिस एज ऑन डेट has a very long-term deferred cost, yes, deferred cost, which is more than your revenue, which you generate. तो डायरेक्टली आप देख नहीं रहे, आप देख नहीं पा रहे हो, जो बाद में आपको अफेक्ट करेगा, करेक्शन भी नहीं कर पाओगे. वो फिर लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, लॉस एंड लायबिलिटी. देयर इज नो वे आउट. सो
this is what I'm trying to say. There has to be a commitment towards hire. To be जिसको कि आजकल प्रोफेशनली सारे मल्टीनेशनल्स और ये कंपनी बोलते हैं कंप्लायंस ऑफिसर. सो हाउ कंप्लायंट यू आर. अब उसमें विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं तो विंडो ड्रेसिंग वन वे और द वे सम टाइम और वन टाइम द बबल हैज टू बर्स्ट. And when it bursts, then your deferred cost comes into picture. Another liability get created. तो आगे बढ़ाते हैं सर डिस्कशन को. जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मे बी सेम MSW may not be relevant. Today's new version of the MSW has to come. When this computerization came to India, HR का एक बहुत बढ़िया डेजिग्नेशन आया था, and that designation, first of all, I can even name the company. वो बड़े प्रोफेशनल थे वहाँ पे, अरविंद मिल्स. They created, but they transformed HR into knowledge manager. Knowledge manager, okay. ठीक है, वहाँ का डेजिग्नेशन था knowledge manager, and एक डिपार्टमेंट था knowledge center. So as on date, the repository of your intellectual capability, be it any industry, because as on date no business can run without IT. Yes. So as on that, no business can run without IT. And when you see the book which Bill Gates wrote at that time, Business at the Speed of Thought. Speed of thought. तो उसका फर्स्ट चैप्टर में ही प्रेमबल में ही आप देखेंगे. हाँ. तो they said कि it's getting a hardware this thing is no computerization. Right. It is a digital nervous system. So on a real-time basis, how much actionable data you are creating, and how fast you are retrieving those your knowledge base. So आज की तारीख में कुछ हो रहा है तो तुरंत होता है प्रेसिडेंस. रूल ऑफ प्रेसिडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट में. तो ऐसा पहले कभी हुआ था कि नहीं? अब ऐसा पहले कभी हुआ था, उसको अब कितना फास्ट आप रिट्रीव कर रहे हो. मैनेजमेंट में उसको जितना फास्ट आप रिट्रीव कर रहे हो उतना ही बढ़िया आपका सिस्टम है. सो ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट में यह है कि आज के डेट में बाय इंटरवेंशन ऑफ IT एंड ITS, द होल प्रैक्टिसेस ऑफ HR हैज ट्रांसफॉर्म्ड. और ये ट्रांसफॉर्म कैसे किया? HR का जो रोल हम लोग जो देख रहे थे, जो हमने बताया, मोटिवेशनल, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो कल्चर बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग, पे पैकेजेस, मीन्स कि जितने भी ये रूल बेस्ड जॉब हैं HR के अंदर भी, आई एम राइट नाउ वेरी स्पेसिफिक टू HR, it has shifted from your premises. Okay. It has become an outsource agency. Yes. One person sitting in a 10 by 10 feet room is catering to multiple organizations for the same activity, and you are filling, and with say cost reduction maybe more than 70%. What I was incurring within my organization by keeping those manpower for creating this rule-based output, right, has gone out. कंप्लीटली आउटसोर्स कर दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया उसका. BPO वहाँ पे चल के आपकी सैलरी बाहर से कर. राइट. इफ आई एम करेक्ट, आई थिंक हमारे मेजोरिटी ऑफ ऐसे ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ US सैलरी इज बीइंग मेड इन इंडिया. मेड इन इंडिया, यस. Their employment relationships are made in India. Correct. My son was appearing for a very big multinational interview in UK, and that interview was being conducted from Pune. Yes. For a job for job placement in UK. So this is also HR function. Yes, yes. So this IT intervention has transformed HR functions, which majority of the people who think that this is real HR. So that real HR is no more within the boundaries of the organization. Yes. It has shifted out of the boundary of the organization, even transnational. So globalization of HR profession. Now where it is only compliances within the boundaries of the transnational boundary or within the national boundaries, which now matters most. So again, if you are going for manufacturing or service industry, the HR role for in compliances means industrial relation, having compliant with the laws, returns and compliances, having retention of talent, daily interactions with the employee, real time solutions जिसको आप बोलते हैं, वो वहाँ पे आके HR का रोल बहुत बड़ा हो जाता है. क्योंकि the things are happening on a ground. So the
omnipresence may That not help, physical presence may. Geographical distance is not going to solve that problem. It is within that geographical placement. These has to be addressed. Right. So now changing economy or changing landscape of the technology and their adaptation, including AI. So different kind of challenges is coming for the employment, or maybe the getting the productivity from the workers, or maybe the future kind of a employment. तो मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव में किस तरीके का स्किल गैप अभी क्रिएट हो रहा है और कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, एआई जो हम लोग बोल रहे हैं, व्हाट वी आर टेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, they are going to replace all your rule based job. Okay, if 1 + 1 is 2, they will do it. If hitting, punching is fixed, a robot can do it. But there are certain human skills which cannot be replaced. If you want a plumber or a fitter or a carpenter or a driverless car आ रही है, हाँ, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू सॉल्व द थिंग्स. टेरेन ड्राइविंग जब हो जाएगा, ओडिसी ड्राइविंग जब हो जाएगा, राइट, हाँ, अब स्पेशलाइज्ड केमिकल कैरियर्स हो जाएं जहाँ पर ड्राइवर हैज टू बी इम्पार्टेड विद द ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकम इम्पोर्टेंट देयर. सो देयर आर सर्टेन ह्यूमन स्किल्स which cannot be replaced. Yeah. It has to be physically present. And unfortunately, we have very little respect for this skill set. And when you come to this logistics sector also, they also have a very, almost no respect for this skill set. But in the majority point of view. एक ड्राइवर ले आओ, they don't even bother driving license है ना, how he has been trained, whether he is equipped to run your specialized trucks or not. Vehicles, yes. Nobody is bothered. There is only कितना कम पैसे में काम कर देगा और कब तक पहुंचा दोगे. And there is no commitment. उसने बोला I am going to deliver it within 5 days. He may take 10 days. You don't have a choice. Now you have to adjust with him. Right. So what these are the things. So one is become a mindset of hiring the trained or giving the respect to the skills. Second is the availability of the skill. See, availability, how the availability will increase. When you allow addition of manpower in the industry, your business is growing, the whole logistics sector is growing. But within the same proportion, the addition of skilled manpower in the sector is not growing. So there is a huge skill gap. I was one of the founder member through FICCI Forum when this national skilling mission started. So at that time we did the advocacy for Logistics Skill Sector Council, which came up. Yeah. Now yesterday also, and I used to keep on checking their advancement. Now they have become a bit professional, but last almost a decade, only focus was we are going for driver training. Age skilling logistics requires only a driver training. Yes, there was multiple aspects. So logistics sectors is being highly disintegrated. The profitability and the expansion depends on how much you get it integrated. So the more and more integration happens in the logistics, the more and more profitability will be there, and the more and more skills, multi-skilled manpower we require. So skilling is the requirement of the employer. So any logistics sector skill or any skilling center should be for the employer and by the employer. Now this is missing in the whole industry. How many employers are prepared to take a ITI or a graduate and put them on in skilling? You see, right now the latest scheme of PM internship scheme, which has been launched by the Ministry of Corporate Affairs. Yes. Within launching of 2 days, there were more than 150,000 registrations. You can see the people, they are willing to get skilled. But the skilling alone cannot help.
onboarding of the employer is scaling followed by with employability. Scaling there has to be incentive for the employee. Quantitative and qualitative. Right now the whole scaling mission which is going on, आप इसको इतना स्किल कर दिए, गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, सारे इंस्टीट्यूशन उस पर एक मॉड्यूलर स्कीम बना लिया है, उसको सर्टिफिकेशन कर रहा है. देयर इज नो लिंक विद द एम्प्लॉयबिलिटी. सो इट इज ओनली क्वांटिटेटिव अप्रोच. हमने इतने लोगों को स्किल कर दिया. आप एक प्लम्बर को, अब उसका आगे व्हाट यू कॉल इट, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और ये रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर लर्निंग. पहले था कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर उसका रिकॉग्निशन देता था, सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ ये इज अ वेरी स्किल्ड प्लम्बर. व्हाट दैट प्लम्बर डू? अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था तो भी उसी चौराहे पर डेली सुबह लेबर मार्केट में जाके खड़ा होता था, सेलिंग हिमसेल्फ इन द मॉर्निंग. हाँ, एंड आफ्टर गेटिंग दैट सर्टिफिकेशन ही इज अगेन गोइंग टू द सेम प्लेस. So there is no ecosystem to have a definite guarantee of a few hours or this much hours of job in a month. That mechanism, onboarding mechanism, is not there. So it is an issue of onboarding or it is an issue of differentiation कि भाई जिसको ज़रूरत है वो स्किल्ड वाले में और ना अनस्किल्ड वाले में फ़र्क कर पाए, या स्किल्ड वाले को ज़्यादा मिल पाए पैसा. देखिए, पैसा देना द कैपेसिटी टू पे होता है. ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी ऑफ पे अगर बढ़ गया तो आप ज़्यादा पैसे कभी वर्कर रखोगे. आप उसमें कट करना चाह रहे हो, वो उनके ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है. तो हाउ टू इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू पे. अगर आप बढ़िया मैन पावर रखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा वो. तो वो आपके पास वो विजन होना चाहिए, माइंडसेट और विजन होना चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू हैव दिस ट्रेन्ड मैन पावर, ही विल इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी विच विल अल्टीमेटली एंड अप एट द एंड ऑफ द ईयर इन मोर प्रॉफिट, यस, आउटपुट. सो एंड यू कैन शेयर दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग. Wages is directly connected with the profit sharing. And the simplest definition of wage is, it is the cost of the labor. One liner definition of wages, it is the cost of labor. Now that cost of labor, if one labor, see, if he is a fitter, if he is a mechanic, he is a plumber, and if your manufacturing process is such that he can fit in everywhere, because I will not name it. Say, for example, there is a crane operator. So a person who operates the crane, we treat them as a driver. But crane is a machine. So every machine requires preventive and breakdown maintenance. Either उसका एक preventive maintenance होता है, उसका बीच बीच आप ये बदलो, वो बदलो, ये करो, या जब breakdown हो जाएगी तब उसका maintenance होगा. मीन्स कि वो है, होगा. When that machine goes under maintenance, so what that driver do? He starts idling. So what prevents your employer for training him as an operator? Don't term him as a driver. He is an operator. And when it goes into maintenance, he becomes the member of the maintenance team. Maintenance. So engineering role है उसका. Now this has to be done by the employer. This cannot be done by any training institute. So this is where the employer role comes into picture. And here you will get a most productive employee who will remain with you because he has now become your trade man. He is only fit for your trade. So his retention is also assured now. So you are saying that mindset is bigger, issue than the skilling or the adaptation or the transformation of in terms of the skill gap. The two things are there. When I'm entering into a business as a startup or as a business, देखिए दो चीजें होता है. गिग वर्कर्स जो हम बोलते हैं, तो वो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है. राइट. When you create a business, आप उससे थोड़ा ऊपर चले गए, and then you are engaged in that business, you have also created employment for yourself. It is another matter then you add up few supporting staff. So then you say, I've generated so much of employment. The first intent was to create employment for yourself. Yourself, yes. ठीक है. उसके बाद उसका थर्ड स्टेज आता है. That is, you have generated so much of wealth. Then you put your wealth into a system, create a concept,
mobilize the resources, and then your wealth starts working for that, and you are nowhere involved in that process, and that we call it entrepreneurship. Entrepreneurship and the skill चालू होता है. That starts scaling up. So as soon as you start a business by becoming a gig worker, a self-employed, or a business by opening a shop where you sit, collect money on the counter, and the other staff becomes your helper. All these stuff, and yourself, you also require a proper training. So at that point of time, you invest on yourself to get yourself trained. You go for certain courses and all this thing. Yes. But you never, whatever stuff you engage, they are raw and they become trained on the job. On job training चलता है maximum. उनका maximum on the job training चलता है. But they don't have any commitment and loyalty during that period. So because they are not adequately paid at that point of time, so they also always look for some other options. Yes, they are in a transition mode all the time. All the time. So that is the reason you'd say कि they बहुत high turnover है. Attrition ज़्यादा है. Attrition ज़्यादा है. हाँ, सो ये तो ह्यूमन नेचर है. तो आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए एक आपका जो मैन पावर कुछ ट्रेंड हो रहा है, आप उसको रिटर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. And that's the reason I'm telling you. All the training and skilling should be for the employer, by the employer. अब यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट की तरफ देखने लगता है कि भाई हमको सपोर्ट दो, फलाना दो, ये स्कीम करो, वो करो. इट इज़ बेटर टू सीक दोज फिजिकल बेनिफिट्स इन योर बिजनेस साइकिल rather than in the मैन पावर थिंग. ये भी सारा एक क्वेश्चन मार्क है कि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है या गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है. ये गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी में क्या है, नंबर्स मैटर. अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट हैज़ टू एड्रेस इट. यस, दे कैन नॉट. तो वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो ट्रांजिटरी होती है और उसका सक्सेस रेट गारंटेड नहीं होता है. इन वन ऑफ द प्लानिंग कमीशन मीटिंग एट अ वेरी हाई लेवल, आज से बहुत पुरानी बात हो गई, अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर सिटिंग. एक ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चंस वहाँ पे प्लानिंग कमीशन के एक बड़े सीनियर मोस्ट पर्सन से पूछा कि वाई गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस डिसीजन, अ पर्टिकुलर डिसीजन, आर यू श्योर दैट इट इज गोइंग टू सक्सीड. तो उनका बड़ा सिंपल सा जवाब था, और वही होता है गवर्नमेंट गवर्नेंस में, कि द गवर्नमेंट इज फॉर क्रिएटिंग अ पॉलिसी एंड इकोसिस्टम. अब मैं किसी एक आदमी को देख के, एक इंडस्ट्री के एक ऑपरेटर को देख के गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना सकता. इसमें क्या है कि somebody will perform, somebody will perish. वो उन्होंने कहा कि जब मैं ये सिस्टम बनाया, मैंने इको सिस्टम बना दिया, तो somebody from somewhere in the economy will come and fill up that gap. हाँ. And conclude उन्होंने क्या कि if that gap is not filled up and we have filled, we close it and we go for the another policy we have to create and start. तो गवर्नमेंट जब भी करेगी उसका मोड यही होगा. आज पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम चला, इसलिए चला कि आपका नेशनल स्किल मिशन कहीं ना कहीं आपको वो गैप छोड़ दिया, वो गैप को फिलअप नहीं कर पा रहा था. आज 1,50,000 आदमी 2 दिन में अगर रजिस्टर हो रहा है, तो उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक फॉरम मिला जहाँ पर उन्होंने अपना express their interest. Yes. मीन्स कि वो इतना बड़ा डिवाइड जो गैप वो सोच रहा था, उसको कहीं ना कहीं अचीव करने का कोशिश कर रहा है. सिस्टम ने उसको दिया है. तो आपका क्या रिकमेंडेशंस है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के एचआर प्रोफेशनल्स को कि वो स्किल गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मे बी गवर्नमेंट को या और मशीन अथॉरिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? See, logistics has become a very interesting sector. Now, don't compare with whatever I was spoken till now, manufacturing or ये service industry और ये सारी चीज़. It is mix of all. Yes. हाँ, इसमें varieties इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा varieties है. तो if somebody is running a transport company with 10 trucks, somebody is running with 10,000 trucks. Both are transporter. Both are coexisting. हाँ. और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे दोनों के लिए स्पेस है. साइज ऑफ द केक इज सो बिग कि सब वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं. yes. दूसरा आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग इमिडिएटली आती है. दूसरा कुछ स्टैंड एलोन वेयर हाउसिंग चला रहा है, कोई इंटीग्रेटेड वेयर हाउसिंग चला रहे हैं. फिर दोनों का रिक्वायरमेंट चेंज कर जाता है.
एयर में चले जाइए, एयर कार्गो सबसे बेस्ट माना जाता है। शिपिंग इंडस्ट्री, आप ये ट्रांसपोर्टर का बिजनेस परसेप्शन वाइज, इफ यू सी टेल समबडी किसी को ट्रांसपोर्ट में जाके करना, तो सीधे ड्राइवर से लिंक करता, फिर कहता है वहाँ वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, परसीव्ड वैल्यू मे नॉट बी सो हाई। एंड व्हेन यू से कि शिपिंग में है, चाहे वो काम इक्वल नेचर का ही क्यों ना, बस इमीडिएटली उसका कॉलर ठीक हो जाता है। एयर कार्गो और शिपिंग, हाँ ठीक है साहब, थोड़ा ग्लैमर आ जाता है। ग्लैमर आ जाता है, और उसके साथ साथ स्किल सेट भी बदल जाते हैं। तो ये पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें आप डिसइंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड दोनों तरह का स्किलिंग चाहिए आपको जी। तो इंटीग्रेटेड, और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है आज के डेट में लॉजिस्टिक्स पे इतना ज़्यादा ध्यान जो है, वो बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नाउ कम टू रियलाइज, ये रियलाइजेशन पहले से भी था, लेकिन ये प्रोएक्टिव रियलाइजेशन जो आया है अब चल रहा है, चाहे वो गति शक्ति के रूप में आया हो। व्हाट इज गति शक्ति? गति शक्ति इज हॉरिजॉन्टल consolidation of the different activities related with logistics being done by the different ministries and department. और तो कुछ नहीं है, सब लोग जो कर रहा है कहता उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, इंटीग्रेट करने का। दूसरा उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग इन देयर ओन सैलोज, सो ब्रेक द सैलोज, डेमोक्रेटाइज करो इसको। तो अब जितना इसको फैलाएंगे उतना स्कोप बढ़ेगा, राइट। तो स्किलिंग का जो फैक्टर है इसमें, एक हो गया बेसिक स्किल जो हमने, फिर वहीं पर हम आगे बता रहे हैं कि ड्राइवर का स्किल हो गया, लोडर का स्किल हो गया, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, पैकर्स का स्किल हो गया, जिसके बिना लॉजिस्टिक सेक्टर चल ही नहीं सकता है। अब पैकिंग का जो भी शेप हो, तो लोडर, पैकर्स, अब फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स आ जाइए, क्रेन ऑपरेटर्स आ जाइए, रिच स्टैकर ऑपरेटर्स आ जाइए, ठीक है। उसके बाद मार्शल्स का रोल देख लीजिए जी। सॉफ्ट स्किल्स में वेयरहाउसिंग में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ टैली क्लर्क, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए तो पूरे लॉजिस्टिक्स का कोई भी काम बिना इनवॉइसिंग का और बिना डॉक्यूमेंटेशन का नहीं चलता। वो डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन है, एवरीबॉडी कैन नॉट क्रिएट, उसके लिए आपको चाहिए। हम लोग कहाँ जाते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव कैसे करना है, तो इक्के दुक्के एक आदमी के ऊपर हम जितना खर्च कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करने का जो चेन है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो ये आपको फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में ही लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको ओन कीजिए और फिर कहिए कि साहब मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, उससे आप वहाँ पैसा लीजिए, ऑन बोर्डिंग ऑफ द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर एंड फॉर द एम्प्लॉयर, और फिर आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल क्रिएट कर लीजिए। गॉट इट। पहला चीज तो ये, तभी जाकर आप ये होंगे। दूसरा, लॉजिस्टिक सेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ द लॉजिस्टिक्स, जिस उसमें, और उसको फिर आईटी ड्रिवन 3PL जो बोल रहे हैं, ई कॉमर्स जो बोल रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स। तो वहाँ पे उसका स्किल सेट एकदम डिफरेंट है। वहाँ तो स्किल सेट, अमेजन का जो स्किल सेट है, द पीपल आर बीइंग पेड 1 करोड़ रुपीस पर एनम इन अमेजन, और वहाँ का जो ड्राइवर्स है, वो लोडर्स है जो हैं, वो फिर आउटसोर्स हो जाते हैं, वो गिग वर्कर्स में आ जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। करेक्ट। So you can see at many places they suffer कि उनकी डिलीवरी प्रॉपर नहीं होती है, या बैड नेम जो आता है, चाहे ये जो हो रहा है, माने छोटे छोटे ही एक्टिविटीज जो होती है, sometimes it has a very large implication. So the solution it is coming out, the skilling is for the employer, by the employer, right? And the collaboration of the industry people, industry leaders are very important. They collaborate together and put forward their recommendation and their requirement, the kind of contents you need, and take the support of the government and accordingly onboard and initiate those skilling initiatives. Is that you are saying, sir? That is correct. उसमें मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ कि राइट नाउ जो है ना, फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम जो गवर्नमेंट आ रहा है ना, उसको सब्सिडी के रूप में बैकवर्ड कर दें। लेट दिस एम्प्लॉयर फर्स्ट मेक द इन्वेस्टमेंट करके क्लेम, ये तो आपका गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन है। तो मैं कर रहा हूँ कि यू शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। करेक्ट। या जो एम्प्लॉयर यू सेड के साथ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा दीनदयाल उपाध्याय स्किलिंग स्कीम चला, उसमें एक है कि आपको 3 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट देना है, उसका वेज दिखाना है, आप उसका रियलिटी चेक कर लीजिए, व्हाट इज हैपनिंग। सो सोसाइटी इज लूजिंग विथ ऑल द मेल प्रैक्टिसेस, सो देयर हैज टू बी हार्डकोर प्रैक्टिसेस, रिजल्ट ड्रिवन प्रैक्टिसेस। मेरा फोकस वहाँ पे है। So thank you very much, sir, for the entire insight you have given.
It is going to be really valuable for the industry and for the logistics professionals, and of course the inspiring professionals who want to come forward into the HR function or maybe the logistics function. हम लोग अपना एक लॉजिस्टिक शक्ति के बारे में, जैसे आप जानते हैं सर, हम लोग लॉजिस्टिक शक्ति का एक ग्लोबल एडिशन अब लॉन्च कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा 9 अगस्त 2024 में लॉजिस्टिक शक्ति का अवार्ड एंड सबमिट था, एंड इट वाज हाईली सक्सेसफुल एंड हाईली admire, and similarly we are launching it in the Dubai in the month of April. So we shall be seeking your support and input on that. Amit, most welcome, because I know this transition very well. We all started with Logistic Talent Hunt. Talent Hunt, correct. Yeah. So that Logistic Talent Hunt program, that Yes. packaging has now have been upgraded, and now it is going transnational. Correct. So it's very heartening to know that, and Thank you, sir. it will be a very good experience, and let us hope all the best. The success would come, and this is also a kind of India becoming a multinational Yes. in logistic programs Program. development, And we demonstrate and, our success there. yes. So we know there are few Indian companies in logistics which have become multinationals by acquiring the foreign companies. Absolutely. So I hope this is also going in that direction, Right, sir. and very futuristic. Thank you very Thank much, you. sir. Thank you very much once again. So, the audience, please stay tuned with the Logistics Shakti podcast. Keep sharing it, keep subscribing it, and let's again wait for another happening, the episode which is going to come, and let's stay tuned for our, the global edition of Logistics Shakti. Thank you very much.